तू धूप है जंग से बिखर, तू है नदी हो बेखबर, चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहाँ तेरी तो मंजिल है वहीं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? कोरोना भी खत्म होता जा रहा है और ऑलमोस्ट यार खत्म हो गया। अगर आज की बात करें तो सिर्फ 26,000 केसेस आए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है इंडिया के लिए। और अभी भी एक्सपेक्टेशन है थर्ड वेव भी आ सकती है। तो आपसे यही विनती है कि प्लीज़ मास्क हमेशा अपने पास रखिए, सैनिटाइजर जब भी आप बाहर जब लेके जाएं, और घर में जब हो जब हैंड वॉश करते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि आज मैंने वापस ये गाने क्यों गाए, कल भी गाया आज भी गाया। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि अभी दिसंबर में आपका, जो कि आपको पता होगा, एग्जाम आ रही, बोर्ड एग्जाम फर्स्ट टर्म का। तो उस समय आपको इन मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। यही वो टाइम है जहाँ कुछ बच्चे जो थोड़ा सा दूसरों से पीछे रहते हैं, जो लैग बिहाइंड करते हैं दूसरे बच्चों से, तो उनके लिए मोटिवेशन एज अ सोर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। तो आज अपने आप वापस एमसीक्यूज लेके आए हैं मिशन दिसंबर आपकी सीरीज में, ठीक है। तो कल की जो मैंने एमसीक्यूज आपको करवाए थे, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाए थे उसमें आपके कितने सही निकले प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज भी अपन ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। क्या लिखा है कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपकी नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। ऑप्शंस हैं ए डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, बी कैश रिसेप्शन कैश पेमेंट्स, इन सी इनकम एक्सपेंसेस एंड डी बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यार मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि हमेशा है ना थ्योरी पर भी जाओ, क्योंकि सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स कर लेने से नहीं होता, आपको थ्योरी पर भी जाना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी पे नहीं गए, सपोज आपकी जो डिगेबल बुक में ये थ्योरी दे रखी है कि आपको जब आप बनाते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो अभी जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, वहाँ पर ये डिफरेंस करता है। पूछते हो ना कि क्या फर्क पड़ जाता है न्यूमेरिकली क्या होता है, ये यहाँ पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। और अगर एमसीक्यूज अगर आपके बाद में अगर नहीं भी आए, तो भी आपकी जो सिर्फ थ्योरी पार्ट पूरा एमसीक्यूज से नीचे न्यूमेरिकल, तो जो न्यूमेरिकल्स वाली पार्ट आता है ना ऊपर ए सेक्शन में, वहाँ पर ये चीजें काम आती है। तो इसमें क्या है, पूछ रहा है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किस चीज की समरी है। तो अपन ने कल भी पढ़ा था यार, आपको पता नहीं क्या जरूरत नहीं है, किस चीज की थ्योरी आ रही है, कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, मतलब कैश बुक की समरी अपन बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स द कैश बुक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नथिंग बट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। तो क्या है, कैश रिसीप्ट में कैश पेमेंट्स का एक क्या समराइज फॉर्म है, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट तो हो नहीं सकता, ठीक है। इनकम एक्सपेंसेस जो है उसका अलग अकाउंट बनता है इनकम एक्सपेंडिचर में। फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का तो कोई बैलेंस होता ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट टोटल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे 10 अब पिछली वीडियो के इस बार दो, ठीक है। XYZ club has bar that maintains a separate trading account for its trading activities. Which of the following is the treatment of profit and loss on bar trading activities? आप देखो यार, ये क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा अलग बना देता है दूसरों से, ठीक है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपको बुक में नहीं दे रखा, ये किसी भी बुक में नहीं दे रखा XYZ club वाला, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं पहले वो पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज डायरेक्टली शोन इन द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी प्रेजेंट इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस इज क्रेडिटेड इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज इनकम एडेड टू एक्यूमुलेटेड फंड। अब देखो यार क्या दे रखा है, देखो यार ये क्वेश्चन ऐसा है ना, ये मुझे भी थोड़ा सीखने में टाइम लग रहा है, तो मैं और सीख के आपको और बताऊंगा। तो अभी जितना अपन डिस्कस करते हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है कि XYZ क्लब है वो है ना सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था ना 11th क्लास में, वो अलग से जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। क्लब है, इससे अपन को ये साफ जाहिर होता है कि एनपीओ, ठीक है, कोई भी क्लब फाउंडेशन हुए तो एक इसका एग्जांपल होता है, एनपीओ का एग्जांपल होता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रेडिंग बार एक्टिविटीज। तो मतलब कि जो भी प्रॉफिट और लॉस उनके आएगा उसको अपन को क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एनपीओ में अपन पढ़ते थे कि अगर सरप्लस आता था तो उसको ऐड करते थे कैपिटल फंड में, और डेफिसिट आ जाता था सब्ट्रैक्ट करते थे। अब यहाँ पे क्या करना है,
ऑप्शन देख लेते हैं आप। प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली शोन इन बैलेंस शीट, नहीं यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ बोलते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो जो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं है वो कहाँ पर आता? बैलेंस शीट में ही तो आता। बट एक सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट जबकि बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको होल्ड ऑन करके रखते हैं। प्रॉफिट लॉस भी क्रेडिट तो इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट अलग से अपन वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं आपके। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट की भी चीजें आएंगी, उसमें आपके प्रॉफिट लॉस की भी चीजें आएंगी, उसके आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो सारी चीजें इनकम स्टेटमेंट में आ जाती हैं। मतलब इनकम स्टेटमेंट जितना भी इनकम अपन ने लिए वो सारी चीजें उसमें अपन ने, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डिपार्टमेंट एक्यूमुलेटेड फंड, ये तो वही है जैसा अपन पहले करते थे एनपीओ में, जो सरप्लस आता था उसको ऐड करते थे और डेफिसिट आता था उसको माइनस करते थे, ठीक है। तो अभी तो इसका आप आंसर लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंटेड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसका आंसर ये लिख लो। सॉरी मैं आपको नहीं बता पाया, मैं भी अभी नया हूँ तो मुझे भी आपको टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। चलो पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन पे। Which of the following is not a revenue receipt? अब इनमें से कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? पहले तो ये देखो कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती हैं जो डेली बेसिस पे आपको रिसीव्ड होती है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, मंथली या क्वार्टरली, हम हर एक मेंबर सब्सक्रिप्शन को पे करेगा, तो वो क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है ना, मैंने एग्जांपल में पढ़ा था। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? पहले देखो, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सक्रिप्शन, एंट्री फी। तो इसका आंसर होगा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। क्यों डोनेशन फॉर टूर्नामेंट? क्योंकि डोनेशन और टूर्नामेंट आपको हमेशा मिलता है क्या? इसके नाम पे लिखा है फॉर टूर्नामेंट, मतलब सिर्फ टूर्नामेंट के मिला है। टूर्नामेंट आप हमेशा करवाते हो क्या? नहीं करवाते। तो ये कौन सी आपकी हो गई? ये हो गई आपकी कैपिटल रिसिप्ट। तो क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या? नहीं है। तो गवर्नमेंट ग्रांट है क्या? गवर्नमेंट ग्रांट एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की तरफ से आया और डोनेशन, तो वो हमेशा आता रहता है। एनपीओ है तो एनपीओ में तो गवर्नमेंट की नीड रहती है। कोई भी आप यूनिवर्सिटीज देखोगे तो उसमें क्या होगा? जितना भी काम होता है कौन करवाती है? गवर्नमेंट ही तो करवाती है। तो गवर्नमेंट ग्रांट तो हो नहीं सकता। सब्सक्रिप्शन तो मैंने आपको भी बताया। एंट्रेंस फीस भी आप वही, जब आप कोई भी मेंबर आता है तो वो पे करता है, तो ये भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट क्या है? ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि हमेशा रिसीव नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या लिखा है? Which of the following is the accounting equation for not for a profit organization? ये लाइन कर लो, not for profit organization, ठीक है। अभी अंडरलाइन क्यों करने के लिए बोला? क्योंकि यहाँ पर गलती ये होती है कि जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं ना, कि इसको ऐसा सिंपल ट्रीट कर लेते हैं। मतलब जैसे अपन 11th क्लास में पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती थी आपकी? कैसे स्टार्ट कर देते हैं अपन अकाउंटिंग इक्वेशन को? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो होती रहेगा आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। मतलब जितना असेट होता तो वैसे लायबिलिटीज जो कैपिटल का टोटल आता था, इसका टोटल है सपोज 5 लाख रुपए, तो इसका भी तो टोटल 5 लाख होगा ना। बैलेंस शीट में दोनों साइड के टोटल इक्वल होती है, तो इसलिए तो होती है असेट जितना होगा उतनी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनपीओ है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों की एक ही होगी, तो इसको क्या करते हैं लोग? एसेट इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी कर देते हैं। नहीं करना। क्यों नहीं करना? पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा एक्यूमुलेटेड फंड प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट। कोई डिफरेंस नहीं है। बस मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एनपीएस होते हैं ना, वो कैपिटल फंड अकाउंट मेंटेन करते हैं, नॉट कैपिटल फंड मेंटेन करते हैं। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो कैपिटल मेंटेन करती है। तो यार देखो ऑप्शन नहीं क्या लिखा हो, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर यहाँ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आता था तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पर जब एनपीओ की बात करिए तो एनपीओ में कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट, यार वही चीज उसको बस रिवर्स करके दे दिया। थर्ड ऑप्शन लिखा है एक्यूमुलेटेड प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट, तो ये अपन ने टिक कर दिया। डी ऑप्शन लिखा लायबिलिटीज इक्वल टू असेट पर एक्यूमुलेटेड फंड, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कैपिटल की और लायबिलिटीज में टोटल होएगी वही तो असेट्स की टोटल होएगी। तो यहाँ तो उल्टा दे दिया इसने। क्या दे दिया? कि लायबिलिटीज की जो टोटल है वही असेट्स और एक्यूमुलेटेड फंड नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड मतलब कैपिटल फंड की बात हो रही है। मतलब अपन ने पढ़ा था ना जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड्स क्या होते हैं, तो उसमें जनरल फंड का एक एग्जांपल था ना, तो जनरल फंड को एक बार और दूसरा क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड फंड प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन बोल रहा है डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पस इज। अब देखो यहाँ पर वाली बात आ गई
कि अगर किसी स्पेशल चीज के लिए आपको डोनेशन मिला है, जैसे टूर्नामेंट फंड के लिए डोनेशन मिला है, ये 13 क्वेश्चन आया था ना डोनेशन और टूर्नामेंट, तो ये क्या था, एक स्पेसिफिक डोनेशन था। तो स्पेसिफिक डोनेशन आपके लिए क्या है देखते हैं, लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट या नन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका देखते हैं अपन। रेवेन्यू रिसिप्ट तो हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो आपको रोज रिसीव होती है, मतलब डेली बेसिस पे रिसीव होती है। तो आपको टूर्नामेंट फंड हमेशा रिसीव तो होता नहीं था, रेवेन्यू का क्रॉस कर दो। अब आती है लायबिलिटी या कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो लायबिलिटी कौन सी होगी, जो आपको पहले से मिल गई होगी, वो आपके लिए उधार होगी। उधार तो है ही नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। अपन ने पहले डिस्कस किया था ना कि टूर्नामेंट फंड जो मिला है ना, वो आपके लिए क्या है, आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट हमेशा नहीं मिलती। लायबिलिटी नहीं बोलेंगे इसको, आपके मन में आएगा कि इसको लायबिलिटी तो बोल सकते हैं भैया, नहीं बोल सकते। लायबिलिटी कब बोलते हैं, लायबिलिटी जब बोलते हैं जब कोई भी चीज उधार आती है। कैसे, जैसे अर्न सब्सक्रिप्शन, आपने उसको सर्विसेज प्रोवाइड करी नहीं, उससे पहले आपके पास पेमेंट आ गई, उसको क्या बोलते हैं अपन, अर्न सब्सक्रिप्शन। तो वो एक लायबिलिटी थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक लायबिलिटी नहीं है। ये क्या चीज मानेंगे इसको अपन, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। और क्यों मानेंगे, क्योंकि ये वो रिसिप्ट है जो आपको हमेशा डेली बेसिस पर नहीं होगी, वंस इन अ वाइल, मतलब ईयर टू ईयर, एक साल में एक बार हो गई या 4 साल में जब भी आप टूर्नामेंट करवाते हो तब तक रिसिप्ट होती है, तो हमेशा नहीं होती, इसलिए इसको अपन बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव बट नॉट एट अर्न इज कंसीडर्ड एज। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया कि एक तो अपन है ना इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पता ही नहीं चल पाता उनको कि जो रिसीव्ड वर्ड लिखा है और अर्न वर्ड लिखा है, इन दोनों का क्या मतलब है। सब्सक्रिप्शन रिसीव बट नॉट एट अर्न, अब इससे बच्चे क्या समझते हैं, सब्सक्रिप्शन आया और अर्न नहीं हुआ। अब इससे क्या मतलब समझेंगे बच्चे, तो यार इंग्लिश मीडियम बच्चे अपन बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव मतलब रिसीव तो हो गया, रिसीव का मतलब क्या होता है, कैश में रिसीव हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया ना अर्न का मतलब ये वही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव बट नॉट एट अर्नड, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव तो हो गया, कैश में रिसीव हुआ है, ठीक है, बट नॉट येट अर्नड। अर्न का मतलब होता है कि वो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव बट नॉट ड्यू, मतलब जैसे मई का महीना अगर सपोज अभी कर लो सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में अभी तक मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है, आज सिर्फ 26 हुई है, तो मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है, बट आपने मेरे को क्या किया, सितंबर के स्टार्टिंग में 1 सितंबर को ही दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव। आपने मुझे दे तो दिया, मैंने रिसीव भी कर लिया, बट नॉट येट अर्न। अर्न का मतलब होता है अभी तक वो ड्यू नहीं हुई है, आनी नहीं थी वो सब्सक्रिप्शन, बट आ गई, तो इसके लिए क्या होगी, एक लायबिलिटी होगी, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में आ सकता है इनकम भी तो हो सकती है, आ रही है मतलब इनकम, तो यार देखो इनकम जब बोलेंगे जब वो करंट महीने का सब्सक्रिप्शन आया और तभी का ड्यू हुआ, मतलब जैसे सितंबर चल रहा है तो सितंबर के एंड में वो चीज मेरे लिए अर्न भी हो गई थी, मैंने आपको सर्विसेज भी दे दी और आपने एंड में मुझको पैसा भी दे दिया, तो तब उसको अपन इनकम बोलते हैं। एक्सपेंडिचर तो बोल ही नहीं सकते अपन, क्योंकि आया तो एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता, असेट भी नहीं हो सकता, रिसीव का मतलब असेट तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लायबिलिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कैपिटल रिसिप्ट। अब ये उसकी तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द रेवेन्यू रिसिप्ट था या कैपिटल रिसिप्ट, तो कौन कौन से, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फॉर, लैब मेंबरशिप और एडमिन फी। तो पहले ऑप्शन पे जाते हैं, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये तो अपन ने 2 बार डिस्कस कर लिया आज, क्या ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो यहाँ ने नॉट बोला है। एक तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसमें कौन सी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, टूर्नामेंट के लिए डोनेशन के लिए ये तो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि ये हमेशा रिसीव नहीं होते, वंस इन अ वाइल रिसीव होती है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ है। लैब मेंबरशिप फीस, अब लैब मेंबरशिप फीस क्या थी, एक बार रिकॉल में आपको वापस करवा देता हूँ। ये लैब मेंबरशिप फीस ही होती है, इंस्टेड ऑफ पेइंग एनुअल मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं ना, तो लैब मेंबरशिप फीस में क्या होती है, यहाँ पर पहले से ही जमा हो जाता है, मतलब वंस इन अ लाइफ कोई भी मेंबर अगर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो पहले से क्या कर देगा, लैब मेंबरशिप फीस दे देगा, इंस्टेड ऑफ वो सब्सक्रिप्शन हर महीने भरने की वजह क्या करता है, एक बार में सारा पैसा दे देता है, ठीक है, तो उसको अपन लैब मेंबरशिप फीस बोलते हैं। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस तो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है तो नहीं है, तो यहाँ यही तो बोला नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, तो इसका आंसर हो गया एंट्रेंस फीस। समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, on what basis receipt implement account is made। वापस यार ये वही क्वेश्चन है, क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार ठीक है, क्या बोल दिया
कि किस बेसिस पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता है, कैश बेसिस पे, एक्चुअल बेसिस पे, कैश और एक्चुअल बेसिस बोथ और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा कैश बेसिस। मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन जो होता है, कैश रिसीव जो क्या कैश पेमेंट हो गया, सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं क्या अपन? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक्चुअल कैश खर्चा नहीं है वो। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये सिर्फ जो कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट्स होते हैं ना, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय शोन इन द। अब जो स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यहाँ पे आया था ना टूर्नामेंट बिल्डिंग फंड, तो ये उसी की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर शो होंगे तो देखते हैं। सबसे पहले याद रखना स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन एक रेवेन्यू इनकम नहीं होती। रेवेन्यू इनकम कौन सी? जो हमेशा रिसीव्ड होती है, वो उसको रेवेन्यू इनकम बोलेंगे। तो क्या स्पेसिफिक डोनेशन रेवेन्यू इनकम है? नहीं है। तो क्या ये रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा? नहीं आएगा। तो देखो अपना ऊपर के दो ऑप्शन तो ऐसी के सही होगा। कैसे? इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं अपन, सिर्फ जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं ना, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं। और स्पेसिफिक डोनेशन ये रेवेन्यू नेचर का तो है ही नहीं, तो इसको अपन क्या इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो ऊपर के दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। फिर आता है डी ऑप्शन में, डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। अब आपकी बुक में, डी के वर्ल्ड बुक में एनपीओ चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी आइटम है जिसको मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। वो कौन सी है? फटाफट बताओ। हाँ बोलो, आवाज आ रही है मेरे को? हाँ, एंट्रेंस फीस। अपन ने क्या बोला था कि एंट्रेंस फीस अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि कैपिटल रिसीव इसको ट्रीट करना है, तब अपन उसको कैपिटल रिसीव मानते थे। और अगर बोला हो कि रेवेन्यू रिसीव ट्रीट करनी है, तो अब अपन उसको रेवेन्यू रिसीव मानते थे। जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग अपन एंट्रेंस फीस का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्यों? जैसे आपको कोई भी फंड मिलता है, जैसे आपने देख लिया बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड मिला ना, उसको आप वहां लिख दो कि लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आपके लिए लायबिलिटी हो गई, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, आप जब वो लिंक खोल के देखोगे, मैंने आपको जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब आप खोल के देखो तो क्वेश्चन नंबर 20 कुछ और निकलेगा। क्या निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नॉट ट्रेडिंग का ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब एनपीओ होती है, वो किसके द्वारा चलाई जाती है। तो वहाँ पहले कहा डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता है एनपीओ होती है, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इनका, सिर्फ सर्विस मोटिव काम होता है। तो ये कौन करता है? गवर्नमेंट बॉडी करती है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन मैंने पहले ले लिया, क्या है वो देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन में ये ना कि क्लास 11 से रिलेटेड है, कैसे वो देखते हैं। सेकंड हैंड फर्नीचर ₹6000 was purchased. It was repaired for 600 and installed by workmen to whom ₹200 was paid as wages. The furniture should be capitalized for. अब देखो ये आपका है ना 11 क्लास का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या? आप बोलते थे ना कि हमने मशीनरी परचेज करी है। अब मशीनरी परचेज आपने करी 5 लाख रुपए में, बट 5 लाख में उसने क्या कर लिया? उसका इंस्टॉलेशन भी तो करेंगे ना, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई भी ये खरीद ली, कोई भी मैंने टूल खरीदा, तो उसको मुझे अगर घर में उसको इंस्टॉल करवाना, एसी खरीदा मैंने, तो एसी मैंने खरीदा 6000 रुपीज का, पर मुझे इसको इंस्टॉल भी तो करवाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना है? 10000 रुपीज। तो मैं इसकी वैल्यू कौन सी लिखूंगा? क्या मैं 60,000 लिखूंगा, क्या मैं 10,000 लिखूंगा, या मैं 70,000 लिखूंगा? तो इसका आंसर होगा 70,000। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन और रिपेयर भी तो उसी में आते हैं। एक्विजिशन फिक्स्ड एसेट आपने पढ़ा था ना क्लास में कि अगर कोई भी मशीनरी परचेज हुई है और उसका अगर कोई भी इंस्टॉलेशन का खर्चा है, तो वो दोनों उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6000 + 600 पर 200, आंसर होगा ₹6800, ठीक है। मतलब 6000 का अपने फर्नीचर खरीदा, उसमें 600 रुपए का आपका रिपेयर का खर्चा आया और 200 रुपए उसको इंस्टॉलेशन का आया। तो कोई भी मशीन अगर खरीदते थे तो उसमें इंस्टॉलेशन का भी तो इंक्लूड करते थे, इसलिए तो अपन लिखते थे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 6800। ये आपके 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा की जाती है, तो वो चीज है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आज अपन निकल 10 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके आंसर आप चेकआउट कर लो। बी सी ए सी सी बी डी ए सी और बी, ये इसका आंसर हो गए, ठीक है। तो आज अपन ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। और यार बात रही इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस की, तो वो अभी अपन होल्ड ऑन करके रखना है, क्योंकि आपके अभी जो टर्म बनाएगा ना सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड आएगा, एमसीक्यू बेस्ड वेरी शॉर्ट, तो उसी के ऊपर आने वाला है। तो उसके लिए अपन तब तक क्या करेंगे? होल्ड ऑन करके रखेंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमने क्या है यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस की। तो यार अपन ने क्वेश्चन कर लिए खत्म।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, स्टडी वेल, पढ़ते रहिए और हिम्मत मत हारिए, नेवर गिव अप, क्योंकि हम भी टाइम आए, अपना टाइम आएगा। ठीक है।